अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट सेम में से सेकंड यूनिट का चैप्टर शुरू करे थे। सेकंड चैप्टर शुरू करे थे वादी सिंध की तहज़ीब यानी कि इंडोस वैली सिविलाइजेशन। इंडोस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़े थे कि वादी सिंध की तहज़ीब जो है हिंदुस्तान की क़दीम तरीन तहज़ीब है और जो 4 था 5,000 क़दीम और इस तहज़ीब को जो है मिस्र और मिसोपोटामिया की तहज़ीब से जोड़कर देखा जाता है। तो ये तहज़ीब जो है उस दौर की असरी तहज़ीब कही जा सकती है, असरी जदीद तहज़ीब कही जाती है। और लेकिन बाद में बदकिस्मती ये है कि ये वादी सिंध की तहज़ीब का कोई रिकॉर्ड हमारे पास दस्तयाब नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन खुदवाइयों के दौरान जब बरतानवी हिंद के सर्जन मार्शल ने जब 1921 से 1927 के दौरान जब उन्होंने आसार क़दीमा का शोबा क़ायम किया था, उस शोबे के तहत खुदवाइयाँ की गई थी। तो उन खुदवाइयों में कुछ ऐसे ज़रूफ़ मिले हैं, कुछ ऐसी अशिया मिली है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये वादी सिंध की तहज़ीब जो है बहुत ही जदीद तरीन तहज़ीब थी और जदीद तरीन तरक्की याफ्ता असरी तहज़ीब थी। और इस तहज़ीब को मिस्र और मिसोपोटामिया की तहज़ीब से जोड़ कर देखा जाता है। यानी कि उस ज़माने में 4 था 5,000 क़ब्ल मसीह में मिस्री तहज़ीब बहुत ही जदीद तहज़ीब थी, तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। और मिसोपोटामिया जो इराक़ी अब मौजूदा इराक़ है, उस इलाक़े की जो तहज़ीब थी वो भी बहुत ही जदीद तहज़ीब थी। इसलिए वादी सिंध की तहज़ीब को भी उन्हीं तहज़ीबों से जोड़कर देखा जाता है। और निगरानी में यानी कि सर्जन मार्शल जो डायरेक्टर जनरल आसार क़दीमा की निगरानी में, ये आसार क़दीमा के डायरेक्टर जनरल थे और मौजूदा पाकिस्तान के इलाक़े और सिंध में 1921 से 1927 के दरमियान 1921 और 1927 के दरमियान खुदवाइयों में एक अजीम तहज़ीब के बकायात को दरियाफ़्त किया था। तो ये वादी सिंध की तहज़ीब को इस तरह से जोड़ा जाता है। तो हम इससे पहले क्लास में पढ़े थे वादी सिंध तहज़ीब जो है मंजूधारो पाकिस्तान के सूबे सिंध में कराची से 300 मील के फासले पर था। और उसके बाद हड़प्पा तहज़ीब आई। हड़प्पा खुदवाइयों से मतलब ये कि मंजूधारों से 100 मील के फासले पर जब हड़प्पा के इलाके में खुदवाइयाँ शुरू की गई तो वहाँ पे भी एक तहज़ीब दरियाफ़्त हुई, वहाँ पे भी कुछ बकायात दरियाफ़्त हुए हैं। तो ये वादी सिंध की तहज़ीब, जिस तरह से वादी सिंध की तहज़ीब में खुदवाइयों में जो अशिया मिली थी, जो ज़रूफ़ मिले थे और जो उनके इस्तेमाल की भी अशिया मिली थी, तो उसी तरह के अज्जा, उसी तरह की अशिया, उसी तरह के ज़रूफ़ जो है हड़प्पा के इलाक़े में मिले थे। तो ये कहा जाता है कि हड़प्पा और मौजूदा की तहज़ीब एक जैसी ही थी। तो ये बात कही जाती है कि वादी सिंध की तहज़ीब बहुत तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। उसके बाद हम पढ़े थे शहरी मनसूबाबंदी। शहरी मनसूबाबंदी जो है आज के जदीद दौर की जो शहरी मनसूबाबंदी है, उसी तरह की शहरी मनसूबाबंदी उस दौर में भी मौजूदा वादी सिंध की तहज़ीब में भी उसी शहरी मनसूबाबंदी के नमूने मिलते हैं। यानी कि सड़कें कुशादा थी और सड़कों को इस तरह से तैयार किया गया था कि हवा चलने पर सड़कों का कचरा खुद ब खुद साफ़ हो जाए और कोई किसी भी इमारत को सड़क पर आगे बढ़कर बनने की इजाज़त नहीं थी। गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से मोहरियाँ थे, मीठे पानी के लिए अलग से ज़राए थे। तो इस तरह से ये जो घर के अतराफ कंपाउंड हवा छोड़ना, वेंटिलेशन का, हवा का आना, ये तमाम को मद्देनज़र रखते हुए उस दौर में यानी कि आज से 4,000 5,000 क़ब्ल मसीह में भी वादी सिंध की तहज़ीब जो थी इस तरह से तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। तो आज के मौजूदा दौर से अगर जोड़ कर देखते हैं तो अंदाज़ा लगता है कि आज हमारे पास जो कॉलोनियाँ बनती है या फिर क्या बोलते हैं एक सोसाइटी जो बनती है, उन सोसाइटियों में आप घरों को देखेंगे तो जाहिर सी बात है उन सोसाइटियों के घर, उन कॉलोनियों के घर जो है सड़कें बड़ी कुशादा होती हैं और गंदे पानी की निकासी के लिए अलग से मोहरियाँ होती हैं और मीठे पानी के लिए अलग से नलें होती हैं और घर की तामीर इस तरह से की जाती है कि वेंटिलेशन, खिड़की, डोर्स वगैरह सब जो है बदोआ ज़िंदगी के लिए बेहतर हो, इस तरह से तैयार किया जाता है। तो उस दौर में भी वादी सिंध के दौर में भी वादी सिंध की तहज़ीब की जब खुदवाइयाँ की गई तो उस तरह के शहरी मनसूबा
निजामदेही के कुछ नमूने हमें दस्तियाब हुए हैं। उस दौर में भी इमारत इसी तरह से तैयार की जाती थी और वहाँ पर जो है मैशियत के एतबार से घर तामीर की जाती थी। जो माशी तौर पर मजबूत है या माशी तौर पर अच्छा है, वैसे लोगों की जो बिल्डिंग थी बड़ा कुशादा थी, बड़ी अच्छी थी, और गरीब जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं उनके घरों के नक्शे अलग से थे। इस तरह से यहाँ पे जो है मैशियत के तौर पर समाज को तकसीम किया गया और इसे समाज पहले से भी तकसीम था। इसके अलावा ड्रेनेज का निज़ाम भी उन्होंने बेहतरीन बनाया था। तो ये जो ड्रेनेज का निज़ाम है, ड्रेनेज का निज़ाम से मतलब गंदे पानी की निकासी किस तरह से की जाती थी, इस्तेमाल किए हुए पानी को किस तरह से शहर से बाहर बहा दिया जाता था, वो जो निज़ाम था वादी सिंध का निज़ाम जो जदीद तरह का निज़ाम था। आज भी वही निज़ाम है। हमारे पास हैदराबाद शहर में भी जो गंदे पानी की निकासी के लिए ज़ेर ज़मीन बहुत सारे नालियाँ बनाई गई है, मोहरियाँ बनाई गई है। ये निज़ाम की दौर की है। आज से 100 साल पहले निज़ाम ने वो तामीर गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज का निज़ाम जो इंतज़ाम किया था, वो आज भी वही निज़ाम हमारे हैदराबाद में चल रहा है। तो इस तरह से उस दौर में 4000 5000 क़ब्ल मसीह में वादी सिंध की तहज़ीब में भी इस तरह का निज़ाम था। इस तहज़ीब की एक और खसूसियात ड्रेनेज का शानदार और कारआमद निज़ाम है। यानी कि किसी भी शहर की होंदे, किसी भी इलाके की होंदो या फिर किसी भी कॉलोनी को होंदे, उसकी साफ़ सफाई का ख्याल और उसकी आबो हवा को बेहतर बनाना और उसके आबो हवा को सेहतमंद बनाने के लिए ड्रेनेज का निज़ाम का होना ज़रूरी है। तो ड्रेनेज का निज़ाम जहाँ कामयाब रहता, वहाँ की आबो हवा भी बेहतरीन रहती है। तो उस दौर में इस तहज़ीब के वादी सिंध की तहज़ीब की एक अहम खसूसियात में ये भी खसूसियत शामिल है कि ड्रेनेज का जो शानदार निज़ाम था, कारआमद निज़ाम था, और तमाम शहरों में ड्रेनेज की तामीर इस कदर मुकम्मल के मौजूदा दौर की ज़रूरतों के हिसाब से भी इनमें कोई ख़ास कमी नोट नहीं की जा सकती। यानी कि ड्रेनेज की तामीर इस कदर मुकम्मल थी कि मौजूदा दौर में भी अगर ज़रूरतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि इतना कामयाब, इतना बेहतरीन निज़ाम उन्होंने ड्रेनेज का कर रखा था ना, गंदे पानी की निकासी का। अगर मौजूदा दौर से जोड़ कर देखेंगे तो उसमें कोई कमी पेशी नज़र नहीं आती। ये इनका अपना सिस्टम था, ये इनका अपने गंदे पानी का निज़ाम था। हर घर में ना सिर्फ हमाम मौजूद होता था, बल्कि गंदे पानी को एक बड़े मुसिम में जमा किया जाता था। यानी कि हर घर में एक बाथरूम होता था। उस दौर में आप अंदाजा कर सकते हैं 4000 5000 क़ब्ल मसीह में तो क्या हालात थे होंगे, इंसान की सोच किस तरह से थी होगी। तो उन्होंने अपने घरों में बाथरूम घर में तैयार करते थे और गंदे पानी की निकासी के लिए घर में एक सिम बनाया। सिम से मुराद ज़ेर ज़मीन जो हाउस बनाया जाता है उसको सम कहा जाता है। तो सम कहा जाता है ज़ेर ज़मीन जो हाउस बनाया जाता है। हमारे पास ड्रेनेज का जो निज़ाम है आज भी, तो ज़ेर ज़मीन हाउस बनाते हैं, उसमें हम गंदे पानी का जमा करते हैं, बाद में वो पानी बन के निकल जाता है। तो वही उसी तरह का सम हर घर में बनाया जाता था और हर घर में हमाम हुआ करता था। यानी कि अब हमारे गाँव में आप लोग देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, गाँव में बहुत सारे लोग जो है बाथरूम के लिए, पानी नहाने के लिए खुले ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, मैदान का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस दौर में ये बात नहीं थी, बल्कि उस दौर में जो है हर घर में हमाम तैयार किया जाता था, तामीर किया जाता था और गंदे पानी के निकासी के लिए घर के कोने में या घर के बाहरी हिस्से में जो है एक सम बनाया जाता था। उस सम में पूरा गंदा पानी जमा होता था। इस सम से होता हुआ पानी नालियों के ज़रिए सड़क से लगी हुई नालियों में चला जाता था। यानी कि जो सम में जो जमा पानी होता था वो पानी जो है, और सम की नालियाँ जो है बाहर की नालियों से जुड़ी हुई होती थी, सड़कों की नालियों से जुड़ी हुई थी, वो सड़कों की नालियों से लगी हुई होती थी और नालियों में वो पानी चला जाता था। इस तरह से ये लोग अपने निज़ाम चलाते थे। कच्ची ईंटें इस्तेमाल करने और इन नालियों को बेहद मजबूत बना दिया गया था। यानी कच्ची ईंटें इस्तेमाल की जाती, सॉरी तो कच्ची बोरों में पक्की ईंटें इस्तेमाल की जाती है। पक्की ईंट तो जाहिर सी बात, पक्की ईंट किसे कहा जाता है, जब ईंट बनाकर उसे जलाया जाता है, सख्त बनाया जाता है, उसको पक्की ईंट कहा जाता है। आज भी हमारे घरों की तामीर में जो है ईंटों का इस्तेमाल होता है, पत्थरों का इस्तेमाल होता है। जो ईंट हम घरों के लिए इस्तेमाल करती है वो पक्की ईंट होती है। पक्की ईंट जो है पानी से नहीं गलती और पानी से जल्दी ख़राब नहीं होती। तो उन्होंने मोहरियों की निकासी के लिए, मोहरियों की तामीर के लिए जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया था और इन नालियों को बेहद मजबूत बनाया था कि पानी को कहीं रोका ना
रुक ना जाए, नालियों को ईंटों से इस तरह ढांक दिया जाता था कि ज़रूरत पड़ने पर उसको हटाकर सफाई की जा सकती थी। यानी कितना अच्छा बेहतरीन निज़ाम था कि नालियों पर ईंटों का इस तरह सिलाब डाल दिया जाता था कि ज़रूरत पड़ने पर अगर पानी रुक गया तो उस सिलाब को हटाकर उन नालियों को साफ़ किया जाता। आज भी हमारे पास देखिए बहुत सारे कॉलोनीज में होंगे या फिर अपना सोसाइटीज़ में होंगे, नालियों पर जो सिलाब डाला जाता है, सिलाब के दरमियान में एक थोड़ा सा एक जगह छोड़ी जाती है और उस जगह पर एक ढक्कन डाला जाता है ताकि कुछ नालियों में ख़राब हो गए, रुक गया पानी, तो उसे साफ़ करने के लिए वो ढक्कन का हटाकर वो साफ़ कर लेता था। वही निज़ाम जो है उस दौर में भी था। ड्रेनेज की लंबी नालियों में सम भी बनाए गए थे, ड्रेनेज की लंबी नालियों में सम भी बनाए गए थे। यानी कि जो सरकारी नालियाँ होती थी, जो सड़कों से जुड़ी हुई नालियाँ होती थी, वो नालियों का पानी भी जो है गांव के बाहरों ने या फिर कॉलोनी के बाहरों ने एक बड़ा सम बनाया था, सम में वो पानी जमा होता था। इस तरह से ये लोग जो है जहाँ नालियाँ हुई थी, जहाँ नालियाँ होती थी, यानी कि वो सब सारा मोहल्ले का पानी, सारा गंदा पानी जो है वो बाहर के समय जाकर जमा होता था। यानी कि सड़कों पर, ज़मीनों पर नहीं छोड़ते, जैसा कि हमारे पास आजकल स्लम बस्तियों में देखने को मिलता है कि हम लोग अपना पानी, गंदा पानी जो सड़कों पर छोड़ देते हैं, नालियों में छोड़ देते हैं, मैदानों में छोड़ देते हैं, बाजू वाले प्लाट में छोड़ देते हैं। ये इतना गंदा कर देता है कि महला, जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस दौर में ऐसा नहीं था कि सारा पानी घर में एक सम बनाया जाता था, उस सम में गंदा पानी जमा था, वो सम की नाली जो है बाहर सड़क की नाली से जुड़ी होती थी, वो सम का पानी वो सड़क की नाली के जरिए बड़े सम का जो कॉलोनी के बाहर होता था या गाँव के बाहर होता था, जो सोसाइटी के बाहर होता था, उसमें जाकर जमा होता था। और वहाँ जो है दायरा नुमाया ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ जो है दायरा नुमा ईंटों का इस्तेमाल किया, यानी कि वो सम को किस तरह से बनाते थे, राउंड सम बनाते थे, और दायरा नुमा ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ड्रेनेज की नालियों के जोड़ में मेन होल होते थे, यानी कि मेन होल, नालियों को जोड़ने के लिए मेन होल, यानी चार तरफ से आ रही नालियाँ, तो पूरे चार तरफ से आने के बाद वहाँ एक मेन होल बनाया जाता है ताकि सारा पानी वहाँ से होता हुआ बॉडी सब में चला जाए। इस तरह का ये निज़ाम उन्होंने बनाया था। मेन होल बनाने का मकसद ये होता था कि कहीं भी अगर कोई नाली ख़राब हुई तो साफ़ करने की सहूलत हो सके, तो मेन होल बनाया जाता था। बड़े खुदवाइयों के इस क्या बोलते हैं पूरे निज़ाम में ड्रेनेज की मनसूबाबंदी में अंदाज़ा होता है कि नहरों और अवामी तामीरात के ज़िम्मेदार लोग 5000 साल पुराने या निज़ाम मौजूदा दौर से किसी तरह भी कम नहीं है। यानी कि पूरे निज़ाम को जब हम देखते हैं, ड्रेनेज के निज़ाम को, तो ये मनसूबाबंदी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये मनसूबाबंदी से ये लगाया जा सकता है कि नहरों और अवामी तामीर के ज़िम्मेदार लोग जो है 5000 साल पुराना ये निज़ाम मौजूदा दौर से भी किसी तरह से भी कमतर नहीं है। यानी कि 5000 साल पहले जो निज़ाम था ड्रेनेज का, वो निज़ाम आज के दौर से जोड़कर देखा तो उसमें कोई खामी या पेशी नज़र नहीं आती, बल्कि इतना कामयाब निज़ाम था ये ड्रेनेज का निज़ाम। उसके बाद आइए वादी सिंह की तहजीब में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो बड़ा गज़ल खाना। बड़ा गज़ल खाना जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको ये शॉर्ट बीट में पूछा जाता है या फिर कभी कभी लॉन्ग बीट में पूछा जाता है। तो लॉन्ग बीट में पूछा जाता है। बड़ा गज़ल खाना वादी सिंह की तहजीब की क्या बोलते हैं पहचान बता सकते हैं, या फिर बड़ा गज़ल खाना जो है बड़ा अहम है आपके इस चैप्टर में, या हर एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पा खुदवाइयों में सबसे काबिल ज़िक्र इमारत मौजूदा में पाए जाने वाला बड़ा हमाम है। यानी हड़प्पा की खुदवाइयों में जब हुई थी तो उस खुदवाइयों में जो है काबिल ज़िक्र इमारत जो है वो बड़ा हमाम खाना है तो पाया जाना। यानी कि खुदवाइयों के दौरान ज़ेर ज़मीन जो है हड़प्पा के इलाके में, हड़प्पा शहर के इलाके में ज़ेर ज़मीन जो खुदाइयाँ की गई थी, वहाँ पर एक ऐसा हाउस दरियाफ्त हुआ है जिसे बड़ा गज़ल खाना नाम दिया गया है। इसके बीचों बीच एक हाउस पाया जाता था, यानी कि बड़ा हमाम के दरमियान इतना बड़ा हमाम बनाया जाता था, उसके बीचों बीच जो है एक हाउस बना पाया जाता था जिससे स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि आप भी हमारे पास देखेंगे स्विमिंग पूल जिस तरह से बनाया जाता था, उस दौर में बड़ा हमाम खाने में दरमियानी हिस्से में, बीच के हिस्से में एक हाउस बनाया जाता था जो स्विमिंग पूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। स्विमिंग पूल तैरने के लिए, पानी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये हाउस ईंट के मकान की आला मिसाल है। यानी कि ये जो हाउस है बड़े हमाम के दरमियान का जो बड़ा हाउस है जो स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया था, वो हाउस जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था और ईंटों के मकान की एक आला मिसाल है। इस जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ईंटों के इस फर्श और दीवार
बनाई गई, यानी कि ईंटों के ज़रिए उसकी फ़र्श बनाई गई थी और दीवारें बनाई गई थी बड़ी हौस की, क्योंकि ईंटें इतनी मजबूती पक्की थी वो उसमें से पानी नहीं गुजरता था या पानी नहीं निकल सकता था। तो अब आप देखेंगे अभी आप हाउसिंग पूरा या स्विमिंग पूल जाएंगे तो उसके अतराफ वो दीवार बनाई जाती है, नीचे टाइल्स डालते जाते हैं, बाजू भी टाइल्स डालते हैं, वो टाइल्स में से पानी कहीं भी नहीं बह सकता, बल्कि टाइल्स पानी को जज्ब नहीं करता। उसी तरह के जो ईंट लोग इस्तेमाल किए थे वादी सिंध के लोग, वादी सिंध के हड़प्पा के लोग, वो बड़े हमाम के लिए, बड़े हमाम के हाउस के लिए वो ईंट पानी को जज्ब नहीं करता, बल्कि उस हाउस के अतराफ में जो है ईंटों से दीवार बनाई गई थी और नीचे उसका फर्श भी ईंटों से तैयार किया गया था, ताकि हाउस से पानी का एक खतरा भी नहीं गिरता था। हाउस में उतरने के लिए दोनों जानिब सीढ़ियाँ पाई जाती थी, यानी कि मैं बताया ना कि इतना हाउस इतना बेहतरीन बनाया गया था कि हाउस से एक खतरा पानी भी बाहर नहीं जाता था, और हाउस में उतरने के लिए दोनों जानिब से सीढ़ियाँ तामीर की गई थी, क्योंकि हाउस तकरीबन 6 फीट या फिर 7 फीट का ये हाउस होता था शायद, तो उसमें उतरने के लिए दोनों हाउस के दोनों जानिब सीढ़ियाँ तामीर की जाती थी। हाउस में पानी को छोड़ा जाता था गंदे पानी की निकासी के लिए हाउस से लगी 2 मीटर गहरी ड्रेनेज की नाली पाई जाती थी, यानी कि हाउस में पानी छोड़ा जाता था पानी तैरने के लिए या नहाने के लिए। जब पानी गंदा हो जाता था तो गंदे पानी की निकासी के लिए, उसके बहाव के लिए हाउस के और नीचे डीप हिस्से में 2 मीटर की एक छोटी सी नाली दी जाती थी। उस नाली के जरिए वो पानी, पूरा गंदा पानी बह जाता था बाहर। तो मतलब ये है कि वो नाली, अब आप समझ रहे होंगे नीचे डीप में नाली रहने के बाद फिर पानी कैसा रुका था, तो जब पानी भरा जाता था हाउस में, उस नाली को किसी लकड़ी से या कपड़े से बंद कर दिया जाता था, ताकि पानी बाहर ना जा सके। पानी पूरा हाउस में भर जाता था, जो नहाने वाले नहा लेते थे, जिसे इस्तेमाल करते थे। जब पानी पूरा गंदा होता था तो वो नाली का जो मुंह होता था वो मुंह खोल दिया जाता था, उस नाली से पानी बाहर निकल जाता, गंदा पानी बाहर निकल जाता था। वो नाली जो हाउस के 2 मीटर की गहराई में होती थी, वो भी ऊपर हिस्से में हाउस, जमीन में हाउस बने मतलब पानी कहीं से भी नहीं आता, बल्कि उसकी 2 मीटर नीचे में उसकी नाली बनाई जाती थी। इस तरह से गंदे पानी की निकासी होती थी। हाउस के अतराफ 2 कमरे हैं, इसमें एक कमरे में कुआं पाया जाता था और दूसरे कमरे में गालिबन लिबास तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि बड़े गुसलखाने, बड़े हमाम जो हाउस के बाजू जो है 2 कमरे बनाए जाते थे। एक कमरा जो है कुआं पाया जाता था, कुआं यानी कि बौली पाई जाती थी शायद, उस हाउस में बौली पाई जाती, वो बौली से ही हाउस में पानी छोड़ा जाता था। तो एक कमरे में कुआं होता था या बौली होती थी, दूसरा जो कमरा है गालिबन जो है ये कहा जाता है कि कपड़े तब्दील करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था। इन हाउस को देखने से पता चलता है कि यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल था। हाउस आवाम के इस्तेमाल के लिए और कमरे पुजारियों और हुक्मरानों के नहाने के लिए मखसूस थे, यानी कि इस हाउस की तामीर को देखते हैं। इस हाउस की तामीर को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ गर्म पानी का इस्तेमाल भी था, गर्म पानी भी इस्तेमाल किया जाता था। और हाउस जो है आवाम के इस्तेमाल के लिए, और कमरे जो थे वो कमरे पुजारियों और हुक्मरानों के नहाने के लिए इस्तेमाल होते थे। ये इस तरह ये जो है बड़ा गुसलखाना का जिक्र आता है। खुदवाइयों में इस पब्लिक हमाम को देखने से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ के लोग सिर्फ सफाई के नज़रिए से पानी इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पानी इस्तेमाल करना मुक़द्दस भी समझा जाता, यानी कि इस खुदवाइयों के दौरान ये जो पब्लिक हमाम, अवामी हमाम या बड़ा गुसलखाना हमको जो मिला है खुदवाइयों के दौरान, देखने से अंदाज़ा लगाता है कि वहाँ के लोग सिर्फ पानी जो है सफाई की नज़रिए से इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पानी इस्तेमाल करना मुक़द्दस समझा जाता था। यानी कि ये हमाम को हम देखने से, हाउस को हम देखने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सफाई का तो ख्याल रखते थे, सफाई के लिए ही नहीं बल्कि मुक़द्दस भी समझते थे पानी का इस्तेमाल करना, साफ़ सफाई का इस्तेमाल करना। ये थे बड़े हमाम की खुसूसियात। उसके बाद आइए इनकी जो ग़िज़ा है और अशिया है उसके बारे में, ग़िज़ा और अशिया पेशे के बारे में इंशाल्लाह आप इस बात पर ही हम तो वादी सिंध के लोगों की ग़िज़ा बेहद सादी थी, क्यों गेहूँ और बार्ली, दूध और दूध से बनी अशिया की बुनियादी ग़िज़ा में शामिल थे। यानी कि वादी सिंध की तहज़ीब की जो लोगों की ग़िज़ा थी वो बिल्कुल सादा सीधी ग़िज़ा थी, और गेहूँ का इस्तेमाल होता था, बार्ली का इस्तेमाल होता था, दूध और दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल होता था। अब बार्ली क्या चीज़ है, आप बाजार में जाएंगे, बार्ली किसी भी दुकान में, किराना दुकान में जाके देखिए, बार्ली जो है वाइट दाना होता है जिसमें गेहूँ
की तरह दिखाई देता है, वाइट दाना। तो बार्ली बड़ी अहम है। तो उस दौर में जो है बार्ली का इस्तेमाल होता था, गेहूं का इस्तेमाल होता था, दूध का इस्तेमाल होता था, दूध से बनी अशिया का इस्तेमाल होता था। और इसके अलावा फल, तरकारी, मछली, गोश्त भी इस्तेमाल किए जाते थे। इनकी ग़िज़ाओं में जो है फल और तरकारी वगैरह का भी इस्तेमाल मिलता है। फल, तरकारी, गोश्त वगैरह भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। इस तरह इनकी ग़िज़ाएँ थी। इन लोगों के अहम पेशों में एक था ज़राअत और दूसरा पेशा जानवर पालना। इसके अलावा खुदवाइयों में घर से धागे बनाने वाली फिरकियाँ दस्तयाब हुई हैं। यानी कि हाँ, इनके पेशे के ताल्लुक से कहा जाता है कि इनका जो पेशा था वो था ज़राअत। दूसरा पेशा था जानवरों को पालना, यानी कि जानवरों को पालना। तीसरा जो बतलाएगा, खुदवाइयों से हमको वहाँ पे कुछ घर से धागे वगैरह दस्तयाब हुए हैं, धागे की चरखियाँ दस्तयाब हुई हैं। तो घर से धागे बनाने वाली फिरकियाँ, चरखियाँ बोल रहे सारी फिरकियाँ भी दस्तयाब हुई हैं। तो इनके जो पेशे थे, ज़राअत था, पालतू जानवर थे, और घर से खुदवाइयों के दौरान हमको जो फिरकियाँ मिली हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये लोग जो है तिजारत से भी वाबस्ता थे होंगे, जिससे अंदाज़ा होता है कि लोग घरों में धागे बनाकर इसमें पेशेवर कपड़े बनाते थे और लोगों को बेच देते थे। यानी कि जो फिरकियाँ मिली है तागा बुनने के, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि लोग घरों में इस फिरकियों के ज़रिए तागा बनाते थे, तागे से कपड़ा बनाते थे, और वो कपड़ा जो है कपड़े पेशेवर कपड़े तैयार करते थे, बेहतरीन कपड़े तैयार करते थे, और उन कपड़ों को जो है क्या करते थे, लोगों को बेच दिया करते थे। यानी कि ज़राअत के अलावा, पालतू जानवरों के अलावा इनके पास जो है पेशे के एतबार से कपड़ा बुनने का निज़ाम भी था, और ये कपड़े बुनते थे फिरकियों के ज़रिए और वो कपड़े बेच दिया करते थे। इस दौर के लोग हाथों से वाकिफ़ थे। यानी कि वादी सिंह के जो लोग थे वो धात के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे। यानी कि ये लोग जो है पत्थर के दौर से अब के बाद के दौर के लोग हैं। ये वादी सिंह की तहज़ीब जब पत्थर के दौर की बाद की तहज़ीब कही जा सकती है, क्योंकि पत्थर के 3 अदवार बतलाए गए हैं, एक क़दीम दौर, वसी दौर और जदीद दौर पत्थर का। तो उसके बाद जदीद दौर में ही धात का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। तो ये लोग जो है वादी सिंह के लोग जो है धात के इस्तेमाल से भी वाकिफ़ थे, ये धात को भी इस्तेमाल करना जानते थे। वादी सिंध में कुम्हार का पेशा बेहद अहम था। कुम्हार का यानी वादी सिंध की तहज़ीब में कुम्हार का पेशा, कुम्हार किसे कहा जाता है आप लोगों को तो मालूम है, जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, उसे कुम्हार कहा जाता है। तो वादी सिंध की तहज़ीब में कुम्हार का पेशा बड़ा अहम था। भारी तादाद में मिट्टी के बर्तन जिस पर नक्श व निगार किया हुआ था, यानी कि हड़प्पा के इलाके में खुदवाइयों के दौरान जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो मिट्टी के बर्तन पर जो नक्श व निगार किए हुए थे, बेहतरीन डिज़ाइन किए हुए थे। और इसलिए कहा जाता है कि वादी सिंध की तहज़ीब में जो है कुम्हार का पेशा, कुम्हार ऐसा एक्चुअली कुम्हार नहीं है, कुम्हार का पेशा जो है बड़ा अहम माना जाता था। वो जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल बनाते थे और उस पर इतनी बेहतरीन नक्काशी की जाती थी, इतने अच्छे बेल बूटे डाले जाते थे कि देखने के काबिल होते थे। कुम्हार अपने पेशे में पूरी महारत रखते थे। कुम्हार पेशे की मदद से बर्तन बनाते थे। कुम्हार जो है अपने पेशे से पूरी ईमानदारी से काम करते थे, महारत रखते थे, यानी कि महारत रखते थे, इतने माहिर थे मिट्टी के बर्तन बनाने में, और पेशे की मदद से बर्तन तैयार करते थे। कुम्हार जो है बर्तन तैयार करते थे और उस पर इतनी अच्छी बेहतरीन नक्काशी करते थे कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। और नक्श व निगार के अलावा मुख्तलिफ रंगों को इस्तेमाल कर बर्तन को और रंगीन और खूबसूरत बना देते हैं। यानी कि नक्श व निगार के अलावा उस मिट्टी के बर्तन पर ये लोग जो है रंगों का इस्तेमाल भी करते थे। और रंगों के इस्तेमाल से तो बर्तन इतने खूबसूरत हो जाते थे, इस्तेमाल करके बर्तन इतने खूबसूरत बनाए जाते थे कि तिजारत के पेशे से भी ये लोग वाकिफ़ थे। यानी कि कुम्हार पेशा और वादी सिंह ये लोग जो थे तिजारत के पेशे से भी वाकिफ़ थे। पहले बताया इनके जो पेशे थे, ज़राअत था, पालतू जानवर था, फिरकियों से बनाए जाने वाले कपड़े थे, वो कपड़े बाजार में बेचते थे। तो ज़ाहिर सी बात है ये तिजारत से भी वाकिफ़ थे, तिजारत से भी ये जुड़े हुए थे। इनके पेशों में तिजारत पेशा भी अहम था। दाखिली और बैरूनी दोनों तरह के तिजारत हुआ करती, दाखिली और बैरूनी तिजारत हुआ करती थी। वादी सिंध के लोग, हड़प्पा के लोग जो है बैरूनी लोगों से भी रब्त रखकर अपनी तिजारत को फ़रोग़ देते थे। अंदरूनी भी इनकी तिजारत पेशा था। तो इस तरह से ये पेशे से जुड़े हुए थे। लिबास और जेवर, तो अब ये जो पहनते थे लिबास और जेवर, वादी सिंध के लोगों का लिबास
5000 साल गुजरने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो किसी तरह का लिबास इस्तेमाल करते थे, इसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता। 5000 साल गुजर जाने की वजह से ये लोग क्या कौन सा लिबास इस्तेमाल करते थे उसके वाज़ेह सबूत नहीं मिलते। खुदवाइयों में तो वो जो लिबास इस्तेमाल करते थे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, मिट गए थे, जिसकी वजह से इनके लिबास के ताल्लुक से कुछ यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता और मौजूद नहीं है। इनके कोई ऐसी निशानी नहीं है लिबास की जिसकी वजह से यकीनी तौर पर कहते थे कि ये लोग ये लिबास इस्तेमाल करते थे या फिर ये चीज़ इस्तेमाल करते थे पहनने के लिए, बाहर कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते थे, ये हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। हाँ, और सिर्फ तस्वीरों और मूर्ति पर पाए जाने वाले शक्लों को देखकर कर ही लिबास के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है। यानी कि मूर्तियों को देखकर या फिर तस्वीरों को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता था कि वो किस तरह का लिबास इस्तेमाल करते थे, और कि अंदाज़ा कर सकते हैं, यकीन नहीं तो अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग किस तरह से इस्तेमाल करते थे। खुदवाइयों से भारी तादाद में मिट्टी से बनी हुई धागे की फिरकियाँ मिली हैं। खुदवाइयों के दौरान हड़प्पा के इलाके में जब खुदवाइयाँ की गई है तो खुदवाइयों के दौरान मिट्टी से बनी हुई फिरकियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में मिली हैं जो मुख्तलिफ साइज़ की थी। ये फिरकियाँ जो है सूती और ऊनी धागे बनाने में इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि खुदवाइयों के दौरान जो फिरकियाँ मिली है वो मुख्तलिफ साइज़ की थी, छोटी बड़ी तकरीबन साइज़ों की थी, और ये फिरकियाँ जो है सूती कपड़ा बुनने के लिए या फिर क्या बोलते हैं ऊनी कपड़ा बुनने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ के लोग सूती ऊनी कपड़े पहनते थे। जिससे यानी कि फिरकियों से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये फिरकियाँ जो थी वो सूती कपड़े बुनने के लिए या ऊनी कपड़े बुनने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये लोग जो है सूती कपड़ा या फिर ऊनी कपड़ा का इस्तेमाल करते थे, ऊनी कपड़ा पहना करते थे, सूती कपड़ा पहना करते थे। तस्वीरों के जरिए मालूम होता है कि आमतौर पर औरतों का लिबास लहंगे और जैकेट पर मुश्तमिल था। यानी कि तस्वीरों के जरिए ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ख़वातीन जो थी उस दौर की वादी सिंध की तहजीब की वो लहंगा और जैकेट पहनते थे। साड़ी का कोई तसव्वुर नहीं था, शर्ट शलवार का कोई तसव्वुर नहीं था, दुपट्टे का कोई तसव्वुर नहीं था, दुपट्टे का कोई कहीं जिक्र नहीं मिलता, दुपट्टा वाली कोई तस्वीर नहीं मिलती। सिर्फ तस्वीरों से अंदाज़ा लगाते हैं कि मौरखीन और तहक़ीक़ करने वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि उस दौर के जो ख़वातीन थे वो उनका लिबास जो था लहंगा और जैकेट थी जैकेट पर मुश्तमिल हुआ था, जबकि मर्द निचले जिस्म के लिबास के तौर पर धोती जैसा कपड़ा का इस्तेमाल करते थे। ऊपर का जिस्म शाल नुमा कपड़े से लपेट लेते थे। यानी कि मर्द के लिबास के तौर से ये बताया जा रहा है कि मर्द जो है निचले जिस्म के लिबास के तौर पर जो है धोती जैसा कपड़ा इस्तेमाल करते थे, और ऊपर का जिस्म जो है शाल नुमा कपड़ा इस्तेमाल करते थे। यानी कि कोई बना सिलवाई वगैरह जिक्र नहीं है, नीचे जो है वो कपड़ा सिर्फ धोती के तौर पर कपड़ा इस्तेमाल करते थे और शाल नुमा कपड़ा जो है अपने जिस्म पर ढांक लेते थे, ढांपने के लिए लपेट लेते थे। तो ये इन लोगों का जो लिबास था इस तरह से था। औरतें और मर्दों दोनों जेवर का शौकीन थे, औरतें और मर्द दोनों भी जेवर पहनते थे, शौकीन थे। ये कपड़ों का लिबास है। कपड़ों में तो लेडीज़ को तो जैकेट और लहंगा और जैकेट का जिक्र है, मर्द तो ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ कपड़ा लपेट लेते थे धोती की तरह और ऊपर शाल की तरह कपड़े ओढ़ लेते थे ऊपर जिस्म पे। इस तरह से जो है दोनों भी मर्द और ख़वातीन जो है वो दोनों भी जो है जेवर के शौकीन थे, दोनों भी जो जेवर का इस्तेमाल करते थे। नकलीस, बाजूबंद, अंगूठियाँ और चूड़ियाँ मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल करते थे। यानी कि नेकलेस आप लोगों को तो मालूम है नेकलेस किसे कहा जाता है। बाजूबंद यानी कि हाथ पे बनने वाला जो पट्टा होता है वो भी जेवर कहलाता है। बाद लोग सोने का बनाते हैं, बाद लोग चांदी का बनाते हैं। अब आप देखेंगे हमारे आदिवासी जो लोग होते हैं वो लोग पहनते हैं, लंबाड़े जो पहनते हैं पीतल का या फिर तांबे का पट्टा पहनते हैं, तो अब उसे बाजूबंद कहा जाता है, बाजूबंद कहा जाता है उस जेवर को। तो नेकलेस का इस्तेमाल होता था, बाजूबंद का इस्तेमाल होता था, अंगूठियों का इस्तेमाल होता था, चूड़ियाँ वगैरह का इस्तेमाल होता था, और ये दो भी मर्द और औरत दोनों भी इस्तेमाल करते थे। अमीर लोग सोने चांदी, हाथी दांत और कीमती पत्थरों के जेवरात इस्तेमाल करते थे, जबकि गरीब लोग हड्डियों पीतल और लाख के बने हुए जेवरात पहनते थे। यानी कि बताया अमीर लोग जो है सोने चांदी के या फिर हाथी के दांत के कीमती पत्थर के जेवर इस्तेमाल करते थे, और जो गरीब लोग थे जो वो लोग जो है हड्डियों से बनी हुई पीतल से बने हुए जेवर इस्तेमाल करते थे। ये इनके जेवर है। तो जेवर पहनते थे। तस्वीरों से लोगों के बाल बनाने का तरीका भी मालूम होता है, तस्वीरों के जरिए इनके बाल बनाने का तरीका भी मालूम होता है, किस तरह से बाल बनते, मर्दों को बाल का अंदाज़ा किस तरह से, औरतें किस तरह से अपनी बाल बनते थे, वो भी हमें तस्वीरों के जरिए ही मिलता है। खुदवाइयों में बालों के तरीके भी मालूम होते हैं, खुदवाइयों में बालों के तरीके भी मालूम होते हैं। खुदवाइयों में बालों के कंघी भी मिले हैं, बालों करने की खुदवाइयों में हड़प्पा के इलाके में जब खुदवाई की गई तो बालों को जमाने की कंघी भी दस्तयाब हुई है।
मर्द आमतौर पर लंबे बाल रखते थे जिन्हें पीछे की जानिब डालकर एक जगह करके गीठी डाल दिया करते थे। मर्द उस जमाने में लंबे बाल रखते थे और पीछे की तरफ बाल डाल देकर, पीछे की तरफ बाल कर लेकर उसे गीठी डाल देते हैं। आजकल ब्राह्मण को देखेंगे आप, ब्राह्मण जो है लंबे बाल रखते हैं, ये गीठी डालते हैं, पीछे चोटी डालते हैं। तो उसी तरह का निज़ाम था, उसी तरह का बालों को बाल रखते थे। मर्द लंबे बाल रखते थे और उन बालों को पीछे हिस्से में ढकल कर उसे गीठी डालते थे, उड़ना नहीं बोल के या फैलना नहीं बोल के, बिखरना नहीं बोल के उसे गीठी डाल दिया करते थे। कुछ मर्द बाल छोटे भी कर लिया करते थे, कुछ मर्द जो है बाल छोटे भी कर लिया करते थे। यानी कि मर्दों के बालों के ताल्लुक से बदला गया, बाल बड़े रखते थे, बाल छोटे रखते थे। आमतौर पर दाढ़ी रखी जाती थी, आमतौर पर जो है दाढ़ी रखी जाती थी। औरतें बालों को तंग जोड़े की शक्ल में बांध कर जोड़े के पीछे में कंगा लगाने की आदी थे। यानी कि औरतें जो थे अपने बालों को तंग बांधते थे, तंग बांधकर पीछे हिस्से में लपेट लेते थे, बांधकर जोड़ा बांधते थे, जोड़ा यानी कि चौड़ा बांधते थे, तो जोड़ा बांधकर उसमें कंगा रखते थे। अब देखिए गांव में अक्सर लोग जो है चोरी करते करते बाल बांध देते हैं, बांध के कंगा सर में ही लगा देते हैं। तो इस तरह वादी सिंह के लोग भी इस तरह से, वादी सिंह या खवातीन जो थी इस तरह से अपने बाल बांधते थे और कंगा लगा देने के आदी थे, कंगा रखते थे बालों के साथ, वो जोड़े के साथ। हाथी दांत के बने हुए बहुत से बालों के बंद मिले हैं, हाथी दांत से बने हुए बालों के बंद यानी कि बालों को बांधने वाले कांटे वगैरह मिले हैं हाथी के दांत के इस्तेमाल से। इस तरह से लोग इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा जो है जो और क्या बताया गया है कि बनाव श्रृंगार के लिए काजल और तर के अलावा चेहरे और होठों को रंगने के लिए ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। यानी कि मेकअप के लिए, श्रृंगार के लिए ये लोग काजल और अतर का भी इस्तेमाल करते थे और चेहरे और होठों को खूबसूरत बनाने के रंगों का इस्तेमाल भी करते थे, ख़वातीन करते थे, जिनसे पाउडर और लिपस्टिक का इस्तेमाल मालूम होता है, जिनसे पाउडर लिपस्टिक का इस्तेमाल भी मालूम होता है। ये जो थे वादी सिंह के लोगों के ज़रात और पेशिया और ज़रात ग़िज़ा और ज़ेवरात पहनावा के बारे में हमारा लेक्चर अभी हुआ। तो इस तरह से ये लोग जो है अपने बदवा ज़िंदगी गुजारते थे। और ख़वातीन जो मेकअप का इस्तेमाल करते थे, श्रृंगार का इस्तेमाल करते थे, श्रृंगार में काजल अतर भी इस्तेमाल करते थे, रंग बिरंगे कलर्स भी इस्तेमाल करते थे खूबसूरती के लिए। तो ये जो है वादी सिंह तहज़ीब की खुसूसियात थी। तो वादी सिंह की खुसूसियात थी, तो वादी सिंह में इस तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह कल क्लास आ रहा हूँ।